हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा पर। आंखें बंद कीजिए और जरा सोचिए, 18वीं सदी का भारत। एक तरफ साम्राज्य ढह रहे हैं, दूसरी तरफ नई ताकतें उभर रही हैं। लोग कर्मकांड और अंधविश्वास की गहरी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और ऐसे समय में बंगाल के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है, जिसकी आंखों में सवालों की चमक है। वो बच्चा साधारण नहीं था। उसकी जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि उसने अपने पिता की मान्यताओं को भी चुनौती देने की हिम्मत की। और वही सवाल आगे चलकर ऐसी आग बने जिसने सती प्रथा जैसी राक्षसी परंपराओं को राख कर दिया, महिलाओं को अधिकार दिलाए और आधुनिक भारत की नींव रखी। आज हम उसी असाधारण इंसान की यात्रा शुरू कर रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ एक जीवनी नहीं है, यह एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपको कभी रुलाएगी, कभी सोचने पर मजबूर करेगी और हर बार कहेगी, सवाल करने से ही बदलाव आता है। तो दोस्तों, आराम से बैठ जाइए। यह सफर लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए, हर शब्द आपको अपने दिल में उतरता हुआ महसूस होगा। अध्याय 1, राधानगर का आंगन और सवालों की शुरुआत। 1772। जगह राधानगर, बंगाल। गांव में मिट्टी की खुशबू, तालाबों में सूरज का प्रतिबिंब और चारों ओर भक्ति की गूंज। इसी माहौल में जन्म हुआ राम मोहन का। पिता रमाकांत रॉय एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण जमींदार, परंपराओं के कठोर अनुयायी। मां तारिणी देवी एक शांत, धार्मिक और सरल महिला। घर में दो अलग अलग धार्मिक धाराएं टकराती रहती। पिता वैष्णव मार्ग के अनुयायी, मां शाक्त परंपरा से जुड़ी हुई। छोटे से राम मोहन ने देखा कि दोनों ही ईश्वर को मानते हैं, पर तरीके अलग हैं। यही बात उनके मन में एक बड़ा सवाल जगाती। अगर ईश्वर एक है, तो उसकी पूजा करने के इतने अलग अलग तरीके क्यों? सोचिए, एक बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 10-11 साल हो और वो ऐसे प्रश्न पूछे जिनसे बड़े बड़े पंडित भी कतराते थे। वो पूछता, क्या सच में मूर्तियों में भगवान बसते हैं? जिस प्रतिमा को इंसान खुद बनाता है, क्या वह सच में सर्वशक्तिमान हो सकती है? ऐसे सवाल उसके पिता को गुस्सा दिलाते। उनके लिए यह धर्म विरोधी बातें थीं, लेकिन राम मोहन के लिए यह सच्चाई तक पहुंचने की सीढ़ियां थीं। दोस्तों, यही है फर्क। जहां आम लोग चुपचाप मान लेते हैं, वहीं असली बदलाव वहीं से जन्म लेता है, जहां कोई क्यों पूछने की हिम्मत करता है। अध्याय 2, पिता पुत्र का टकराव। राम मोहन के पिता चाहते थे कि वह जमींदारी संभाले, धार्मिक कर्मकांड सीखे और परंपराओं को आगे बढ़ाए। उन्होंने उसके लिए घर पर ही पंडित और मौलवी बुलाए। बचपन में ही उसने संस्कृत और बंगाली सीख ली। फिर फारसी और अरबी की पढ़ाई भी शुरू हुई, लेकिन उसके सवाल कम नहीं हुए। एक दिन पिता ने मूर्ति पूजा का आयोजन किया। मंत्रोच्चार हो रहे थे, दीप जल रहे थे। तभी राम मोहन ने सवाल किया, पिताजी, जिसे हम खुद तराशते हैं, उसे ईश्वर कैसे कह सकते हैं? उस एक सवाल ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। पिता क्रोधित हो गए, बेटा बागी हो गया और दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। राम मोहन को लगने लगा कि वह जैसे एक संकीर्ण कुएं में कैद है, जहां हवा भी बांसी है और रोशनी भी आधी अधूरी। उसके भीतर एक आवाज थी, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे जवाब खोजने हैं। अध्याय 3, घर त्याग और अज्ञात सफर। किशोर उम्र, लगभग 15-16 साल। जब लोग अपने भविष्य के सपने देखते हैं, तब राम मोहन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे आज भी लोग सोचकर कांप जाएंगे। उसने घर छोड़ दिया। हाँ, एक जमींदार परिवार का बेटा जो कभी किसी चीज की कमी नहीं झेलता था, अब अकेला निकला था अज्ञात रास्तों पर। उसकी यात्रा उसे ले गई हिमालय की ओर। सोचिए दोस्तों, उस समय न रेलगाड़ियां थीं, न सड़कें सुरक्षित थीं, लेकिन ज्ञान की प्यास उसे खींच ले गई। वह तिब्बत पहुंचा। वहां उसने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, लामाओं से बहस की। उसने देखा कि वहां भी मूर्ति पूजा प्रचलित है। उसने तर्क रखे और यही तर्क उसके लिए खतरा बन गए। लामाओं को लगा कि यह युवक उनके धर्म को चुनौती दे रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ी कि उसकी जान पर बनाई। कहा जाता है, कुछ दयालु महिलाओं ने उसे बचाया और वह किसी तरह जान बचाकर लौट आया। यह अनुभव उसके लिए एक सीख थी। धर्म के ठेकेदार हर जगह होते हैं और सच की आवाज को दबाने की कोशिश हर जगह की जाती है। लेकिन राम मोहन ने तय कर लिया था, वह हार नहीं मानेगा। अध्याय 4, वापसी और परिपक्वता। कुछ सालों की भटकन के बाद जब राम मोहन लौटे,
परिवार ने उन्हें गले तो लगा लिया, पर उनके विचार अब भी विद्रोही थे। अब वह वही राममोहन नहीं थे। उन्होंने देखा था कि कट्टरता कैसे जान ले सकती है। उन्होंने महसूस किया था कि भावनाओं से नहीं, ज्ञान और तर्क से बदलाव आता है। उन्होंने ठान लिया, अगर परंपरावादियों से लड़ना है तो उनके हथियार से लड़ना होगा, उनके ही धर्म ग्रंथों के आधार पर। यही सोच उन्हें भाषाओं और धर्म ग्रंथों की गहराई में ले गई। अध्याय 5, पटना, अरबी और फारसी की दुनिया। राममोहन पटना पहुंचे। वहां अरबी और फारसी की पढ़ाई शुरू की। क्यों? क्योंकि वह इस्लाम और सूफी दर्शन को मूल रूप में समझना चाहते थे। उन्होंने कुरान पढ़ी, सूफी कवियों रूमी और हाफिज की रचनाएं पढ़ीं, और वहां से उन्होंने एक नया विचार सीखा, एकेश्वरवाद। इस्लाम में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था, एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर अल्लाह। राममोहन को यह बात गहराई से छू गई। उनके बचपन के सवाल को मानो जवाब मिल गया। ईश्वर एक है, उसके रूप भले अनेक हों। अध्याय 6, काशी, संस्कृत और उपनिषदों का सत्य। पटना के बाद वह काशी पहुंचे। काशी संस्कृत और वेदों का गढ़। यहां उन्होंने संस्कृत, वेद, उपनिषद और स्मृति ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि उपनिषद भी उसी सत्य की बात करते हैं, निराकार ब्रह्म, एक ईश्वर। मूर्ति पूजा और बहुदेववाद तो बाद में जुड़ी चीजें थीं। धर्म का मूल ऐसा नहीं था। अब उनके पास परंपरावादियों को जवाब देने का सबसे बड़ा हथियार था, उनके अपने धर्म ग्रंथ। अध्याय 7, तहफ्त उल मुवाहिदीन, कलम की पहली गूंज। 1830 राममोहन ने फारसी में एक किताब लिखी, तहफ्त उल मुवाहिदीन, मतलब एकेश्वरवादियों को एक उपहार। इस किताब में उन्होंने तर्क दिया कि सभी धर्मों का मूल सार एक ही ईश्वर में विश्वास है। मूर्ति पूजा, कर्मकांड और पाखंड, ये सब स्वार्थी लोगों ने धर्म में जोड़े हैं। लोगों को चाहिए कि वे अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करें। यह किताब आई और बंगाल के बौद्धिक जगत में हलचल मच गई। परंपरावादी पंडित और मौलवी नाराज हो गए, लेकिन शिक्षित वर्ग में चर्चा शुरू हो गई कि शायद सच कुछ और है। राममोहन अब सिर्फ एक सवाल पूछने वाला युवक नहीं रहे, वह एक विचारक बन चुके थे। अध्याय 8, आत्मीय सभा, विचारों का मंच। 1815 राममोहन ने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की। नाम ही बताता है, दोस्तों की सभा। लेकिन यह सिर्फ दोस्तों का मिलन नहीं था, यह बंगाल पुनर्जागरण की नींव थी। यहां वेद और उपनिषद के श्लोक पढ़े जाते, उन पर चर्चा होती। राममोहन तर्क रखते, हिंदू धर्म का मूल निराकार ब्रह्म है, जाति प्रथा ईश्वर के विरुद्ध है। अगर सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, तो कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे? सोचिए, उस दौर में यह कहना कितना साहसिक था। आत्मीय सभा में द्वारकानाथ, टैगोर जैसे नाम जुड़े। धीरे धीरे यह सभा एक आंदोलन में बदलने लगी। लेकिन हर आंदोलन का विरोध भी होता है, और राममोहन का सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे एक जिज्ञासु बच्चा भाषाओं, ग्रंथों और तर्क की ताकत से एक विचारक बना, लेकिन असली परीक्षा अभी सामने थी। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि राममोहन का सामना हुआ एक ऐसी प्रथा से जिसने उनकी आत्मा हिला दी। वह था सती प्रथा। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह एक स्त्री को जिंदा जलाया जा रहा है। उस दृश्य ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, और उन्होंने कसम खाई कि इस राक्षसी परंपरा को मिटाकर ही दम लेंगे। सती प्रथा के विरुद्ध महासंग्राम, मानवता की सबसे बड़ी जंग। आज से हमारी कहानी और भी गंभीर मोड़ लेने जा रही है। जरा सोचिए, रात का समय है, श्मशान घाट पर चिता सज रही है, चारों ओर ढोल नगाड़ों की गूंज है, लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, पर उसी चिता पर एक जीवित औरत को जबरदस्ती बैठाया जा रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, शरीर कांप रहा है, लेकिन समाज कह रहा है, यह धर्म है, यह कर्तव्य है, यही सतीत्व है। सोचकर ही रूह कांप जाती है ना? लेकिन यह भारत की उस हकीकत का हिस्सा था, सती प्रथा। और अब मैदान में उतर चुका था एक ऐसा व्यक्ति जिसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी ताकतें उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हों, वह इस अमानवीय प्रथा को जड़ से मिटाकर ही दम लेगा। वह था राजा राममोहन रॉय। अध्याय 1, एक चिता का दृश्य और एक कसम। राममोहन रॉय का जीवन एक निजी हादसे से हिल गया। उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हुई। समाज और परिवार ने
उनकी भाभी अलकमंजरी को मजबूर किया कि वह सती हों। राममोहन ने रोकने की कोशिश की, आंसू बहाए, तर्क दिए, कहा धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि विधवा को जिंदा जलाया जाए, लेकिन समाज का दबाव इतना गहरा था कि उनकी एक न चली। सोचिए दोस्तों, अपनी आंखों के सामने जिस औरत को वह अपनी बहन जैसा मानते थे, उसे जिंदा आग में धकेलते देखना कैसा होगा। उस दिन राममोहन के दिल में आग लग गई। उन्होंने चिता की लपटों को देखा और मन ही मन कसम खाई, मैं इस राक्षसी प्रथा को खत्म करके रहूंगा। यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा संघर्ष। अध्याय 2, शास्त्रों से युद्ध। परंपरावादी पंडित कहते थे, सती धर्म ग्रंथों में लिखा है। लोग डरते थे कि अगर विधवा सती नहीं होगी तो परिवार पर पाप चढ़ेगा। राममोहन ने तर्क का शस्त्र उठाया। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों को खंगाला, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वेद, उपनिषद सब पढ़े और पाया कि कहीं भी यह आदेश नहीं है कि विधवा को जिंदा जलना चाहिए, बल्कि मनुस्मृति में लिखा था कि विधवा संयमित और धार्मिक जीवन जी सकती है। कहीं भी सती की बाध्यता नहीं थी। राममोहन ने इस तर्क को सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा, यह प्रथा धर्म नहीं है, यह हत्या है। जो लोग इसे धर्म कहते हैं वे असल में अपने स्वार्थ छिपा रहे हैं। उन्होंने यह भी उजागर किया कि कई बार विधवाओं को जलाने के पीछे आर्थिक कारण होते थे, ताकि परिवार को उनकी संपत्ति पर अधिकार न देना पड़े। सोचिए, यह कितनी साहसी बात थी उस समय कहना, जब पंडितों का बोलबाला था और धर्म के नाम पर सवाल पूछना अपराध माना जाता था। अध्याय 3, जन जागरण का बिगुल। राममोहन जानते थे कि सिर्फ किताबें लिखने से बदलाव नहीं होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। वह और उनके साथी श्मशान घाटों पर निगरानी रखने लगे। जहां कहीं सती की तैयारी होती वे पहुंच जाते, विधवा को समझाते, परिवार को मनाते, शास्त्रों से उद्धरण देकर बताते कि यह प्रथा अनिवार्य नहीं है। कई बार वह सफल हुए। कई महिलाओं को उन्होंने सती से बचाया, लेकिन कई बार उन्हें जबरदस्ती धकेल दिया जाता। राममोहन और उनकी टीम को अपमान सहना पड़ता, पत्थर भी पड़ते, गालियां भी मिलती, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी कोशिशों से समाज में हलचल शुरू हो गई। लोग चर्चा करने लगे, क्या सच में सती जरूरी है या यह केवल एक क्रूर परंपरा है। अध्याय 4, कलम की जंग, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार। राममोहन समझ चुके थे कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए उन्हें एक ऐसा मंच चाहिए जो गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचे, और वही मंच था प्रेस। 1821 में उन्होंने बंगाली में साप्ताहिक पत्रिका निकाली, संवाद कौमुदी। इसका मतलब था बुद्धि का चांद। इसमें उन्होंने सरल भाषा में सती प्रथा के खिलाफ लेख लिखे, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, अंधविश्वास पर प्रहार किया, आधुनिक शिक्षा और विज्ञान अपनाने की अपील की। यह पत्रिका बंगाल में धूम मचाने लगी। लोग पहली बार अखबार के जरिए सुधार के विचारों से जुड़े। फिर 1822 में उन्होंने फारसी भाषा में अखबार निकाला, मिरात उल अखबार। यह शिक्षित वर्ग और ब्रिटिश अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचाने का जरिया बना। उन्होंने इसमें भारत ही नहीं, दुनिया भर की घटनाओं पर भी लिखा। इस तरह राममोहन ने कलम को हथियार बनाया। अब उनकी आवाज सिर्फ सभा तक सीमित नहीं थी, वह पूरे समाज में गूंज रही थी। अध्याय 5, धर्म सभा बनाम राममोहन। परंपरावादी समाज अब खुलकर मैदान में उतर आया। राधाकांत देव के नेतृत्व में धर्म सभा नाम का संगठन बना। इसका मकसद था राममोहन की हर बात का विरोध करना और हिंदू परंपराओं की रक्षा करना। संवाद कौमुदी का जवाब देने के लिए उन्होंने समाचार चंद्रिका नाम की पत्रिका निकाली। अब अखबारों के पन्नों पर भीषण वैचारिक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ तर्क और सुधार, दूसरी तरफ परंपरा और अंधविश्वास। लोग बांट गए, कुछ राममोहन के साथ, कुछ धर्म सभा के साथ। लेकिन इतना तय था, अब सती प्रथा पर खुली बहस शुरू हो चुकी थी। अध्याय 6, कानून की जंग। राममोहन जानते थे बहस और लेख पर्याप्त नहीं है। सती जैसी गहरी जड़ें जमाए प्रथा को खत्म करने के लिए कानून चाहिए। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। राममोहन ने उनसे मुलाकातें शुरू की। उन्होंने सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका सौंपी। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण दिए कि सती अनिवार्य नहीं है। उन्होंने तर्क रखा कि यह हत्या है और इसे रोका जाना चाहिए।
लॉर्ड बेंटिक उदार विचारों के थे। वह भी सती को खत्म करना चाहते थे, लेकिन डरते थे कि कहीं समाज में विद्रोह न हो जाए। राममोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया, भारत का प्रगतिशील वर्ग आपके साथ खड़ा होगा। कई महीनों की कोशिशों के बाद आखिरकार 4 दिसंबर 1829 को ऐतिहासिक कानून पास हुआ। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, इसे अपराध घोषित किया गया। दोषियों को हत्या के बराबर सजा दी जाएगी। अध्याय 7, जीत की गूंज और विरोध की आंधी। दोस्तों, यह पल भारत के इतिहास का मोड़ था। सदियों से जल रही चिताओं की लपटें अब बुझाई जा चुकी थीं। राममोहन की आंखों में आंसू थे। यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धर्मसभा ने इस कानून का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा, अंग्रेज हिंदू धर्म में दखल दे रहे हैं। उन्होंने इसे प्रीवी काउंसिल, ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी। अब यह लड़ाई भारत से निकलकर इंग्लैंड पहुंच गई और राममोहन जानते थे, अगर यहां हार गए तो उनकी सारी मेहनत मिट जाएगी। दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह एक आदमी ने अपनी कलम और अपने साहस से सदियों पुरानी प्रथा को खत्म किया। लेकिन क्या समाज इतनी आसानी से मान गया? क्या इंग्लैंड की अदालत ने इस कानून को बरकरार रखा? और क्या इस जीत के बाद राममोहन ने आराम किया, या फिर उन्होंने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और पत्रकारिता की और लड़ाइयां भी लड़ी? यह सब जानेंगे हम आगे। महिला अधिकार, पत्रकारिता और शिक्षा, आधुनिक भारत की नींव। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां राममोहन रॉय ने सती प्रथा पर जीत हासिल की है। लेकिन सवाल उठता है, क्या उनका मिशन यहीं खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। राममोहन जानते थे कि सती प्रथा तो केवल बीमारी का एक लक्षण था। असली बीमारी थी समाज की गहरी जड़ें जमा चुकी सोच। वह सोच जिसने औरत को एक इंसान नहीं बल्कि संपत्ति बना दिया था। वह सोच जिसने ज्ञान के दरवाजे बंद कर दिए थे। और अब राममोहन का मिशन था इस सोच को बदलना। अध्याय 1, सती से आगे का सफर, औरत के अधिकारों की नींव। सती प्रथा पर रोक लगना ऐतिहासिक था, लेकिन समाज में विधवाओं की हालत अभी भी बदतर थी। उनके सिर के बाल मुंडवा दिए जाते थे, उन्हें सफेद कपड़ों में कैद कर दिया जाता। किसी शुभ काम में शामिल होने की मनाही थी। औरत मानो जिंदा लाश बना दी जाती थी। राममोहन को यह गवारा नहीं था। वह कहते थे, समाज एक गाड़ी की तरह है, इसमें 2 पहिए हैं, पुरुष और स्त्री। अगर एक कमजोर है तो गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का जोरदार समर्थन किया। उस द्वार में लोग कहते थे, कन्याओं को पढ़ाना पाप है, शिक्षित लड़की हाथ से निकल जाती है। लेकिन राममोहन ने प्राचीन इतिहास से उदाहरण दिए, गार्गी, मैत्रेयी, लीलावती। उन्होंने साबित किया कि प्राचीन भारत में महिलाएं विदुषी थीं, शिक्षा पर उनका हक था। राममोहन ने न सिर्फ लेख लिखे बल्कि व्यावहारिक कदम भी उठाए। उन्होंने कन्या विद्यालय खोलने के प्रयासों का समर्थन किया और धनी जमींदारों से अपील की कि वे इसमें धन लगाएं। अध्याय 2, विधवा पुनर्विवाह, एक साहसी प्रस्ताव। राममोहन रॉय ने यह भी प्रस्ताव रखा कि विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए। उस समय यह समाज के लिए अकल्पनीय था। लोग कहते थे, यह तो धर्म का नाश कर देगा। लेकिन राममोहन ने शास्त्रों से प्रमाण दिया कि खास परिस्थितियों में विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। हालांकि उनके जीवन काल में यह कानून नहीं बन पाया, लेकिन उन्होंने जमीन तैयार कर दी। आगे चलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसी विचार पर काम किया और विधवा पुनर्विवाह कानून बना। अध्याय 3, संपत्ति में स्त्रियों का अधिकार। राममोहन ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की भी वकालत की। उस समय बेटियों को पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। विधवाएं पति की संपत्ति की हकदार नहीं थीं। राममोहन ने 1822 में एक पुस्तिका लिखी, हिंदू उत्तराधिकार कानून पर आधुनिक अतिक्रमणों पर संक्षिप्त टिप्पणी। इसमें उन्होंने साबित किया कि प्राचीन ग्रंथों में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद की व्याख्याओं ने यह छीन लिया। उन्होंने मांग की कि बेटियों और विधवाओं को संपत्ति में अधिकार मिले। दोस्तों, जरा सोचिए, 200 साल पहले एक आदमी यह बात कह रहा था। आज भी यह मुद्दा पूरी तरह सुलझा नहीं है। यह बताता है कि राममोहन अपने समय से कितने आगे थे। अध्याय 4, कलम की ताकत, पत्रकारिता का नया जन्म। राममोहन रॉय मानते थे कि अगर समाज को बदलना है तो लोगों तक विचार पहुंचने चाहिए, और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार था प्रेस।
1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी शुरू किया। 1822 में फारसी अखबार मिरात उल अखबार। इन पत्रिकाओं ने सिर्फ खबरें नहीं दी, इन्होंने जनमत बनाया। संवाद कौमुदी में उन्होंने सती प्रथा, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा पर लेख लिखे। मिरात उल अखबार में उन्होंने भारत ही नहीं, दुनिया भर की घटनाओं पर टिप्पणी की। उन्होंने तुर्की, ग्रीस, आयरलैंड की लड़ाइयों पर लिखा। उनका मकसद था लोगों को यह दिखाना कि भारत अकेला नहीं है, दुनिया भर में आजादी और न्याय की लड़ाइयां चल रही हैं। अध्याय 5, प्रेस की आजादी पर हमला। लेकिन 1833 में गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने एक कठोर प्रेस अध्यादेश जारी किया। बिना लाइसेंस कोई अखबार नहीं छप सकता। सरकार किसी भी पत्रिका का लाइसेंस रद्द कर सकती है। राममोहन को यह सीधा हमला लगा। यह तो अभिव्यक्ति की हत्या है। उन्होंने मिरात उल अखबार बंद कर दिया। कहा, मैं गुलामी की शर्तों पर अखबार नहीं चला सकता। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। जब खारिज हुई तो ब्रिटिश सम्राट को एक झापन भेजा। इस झापन को कहा गया एरियोपजेटिका ऑफ इंडियन प्रेस। इसमें उन्होंने प्रेस की आजादी के पक्ष में इतने मजबूत तर्क दिए कि यह भारतीय पत्रकारिता का मील का पत्थर बन गया। अध्याय 6, शिक्षा का नया नक्शा। राममोहन जानते थे कि असली बदलाव शिक्षा से आता है। उस दौर में शिक्षा का मतलब था संस्कृत टोलों और मदरसों में व्याकरण, साहित्य और धर्मशास्त्र। राममोहन ने इसका सम्मान किया, पर कहा, यह हमें अतीत में कैद रखेगा। हमें आधुनिक विज्ञान और तर्क सीखना होगा। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। गणित, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, यह सब भारतीय युवाओं को सीखना चाहिए। साथ ही पश्चिमी दर्शन, लॉक, रूसो, वोल्टेयर। उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज, बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना की। 1822 में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल खोला। फिर वेदांत कॉलेज बनाया, जहां भारतीय दर्शन और पश्चिमी विज्ञान दोनों पढ़ाए जाते थे। अध्याय 7, संस्कृत कॉलेज का विरोध। 1823 में जब सरकार ने कोलकाता में एक संस्कृत कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा, राममोहन ने इसका विरोध किया। उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट को पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, आप क्यों पैसा ऐसी शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं जो बच्चों को सिर्फ व्याकरण और कर्मकांड सिखाएगी। अगर आप भारत को सुधारना चाहते हैं तो गणित, विज्ञान और आधुनिक विषयों की शिक्षा दें। यह पत्र भारत में शिक्षा की दिशा पर राष्ट्रीय बहस का कारण बना। आगे चलकर लॉर्ड मैकाले के मिनट्स ऑफ एजुकेशन 1835 और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव का मार्ग यहीं से साफ हुआ। अध्याय 8, ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 राममोहन ने अपने विचारों को संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना। एकेश्वरवाद, निराकार ब्रह्म की पूजा, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, कर्मकांड का त्याग। हर धर्म और जाति के लिए दरवाजा खुला। पूजा में सिर्फ श्लोक, भजन और उपदेश। ब्रह्म समाज सिर्फ धार्मिक सुधार नहीं था, यह सामाजिक आंदोलन भी था। जाति प्रथा का विरोध, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा का विरोध। परंपरावादी हिंदू समाज में तूफान आ गया। लोग बोले, यह नया धर्म है, लेकिन राममोहन कहते, मैं नया धर्म नहीं बना रहा, मैं हिंदू धर्म को उसके शुद्ध स्वरूप में लौटा रहा हूं। ब्रह्म समाज ने आगे चलकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जैसे नेताओं को जन्म दिया और भारतीय समाज पर स्थायी छाप छोड़ी। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे राममोहन ने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और पत्रकारिता की आजादी के लिए संघर्ष किया और ब्रह्म समाज की नींव रखी। लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी अगली यात्रा ने उन्हें भारत से हजारों मील दूर इंग्लैंड पहुंचा दिया, जहां उन्हें न सिर्फ सती प्रथा के कानून की रक्षा करनी थी, बल्कि भारत की छवि को भी दुनिया के सामने रखना था। और यही बनेगा हमारी कहानी का अंतिम भाग, इंग्लैंड की यात्रा और अमर विरासत। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक भारतीय विद्वान, समाज सुधारक और तर्कशील विचारक समुद्र के विशाल जहाज पर खड़ा है। सामने लहरें हैं, हवा तेज बह रही है और जहाज पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। साल है 1830। भारतीय समाज को हिला देने वाला, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला यह व्यक्ति अब निकल पड़ा है 7 समंदर पार इंग्लैंड की ओर। क्यों? पहला कारण,
सती प्रथा के खिलाफ बने कानून को वहां की सर्वोच्च अदालत प्रीवी काउंसिल में चुनौती दी गई थी। अगर वह कानून रद्द हो जाता तो सदियों पुरानी चिताएं फिर जल उठती। दूसरा कारण, दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा। वह चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार उनके अधिकारों और पेंशन का सम्मान करे। और दोस्तों, अकबर द्वितीय ने ही उन्हें वह उपाधि दी थी जिससे हम आज तक उन्हें जानते हैं, राजा राममोहन रॉय। अध्याय 1, परंपरा तोड़ने वाला समुद्री सफर। उस दौर में एक ब्राह्मण के लिए समुद्र यात्रा करना पाप माना जाता था। कहते थे, जो समुद्र पार करेगा वह जाति से बहिष्कृत हो जाएगा। लेकिन राममोहन को इन संकीर्ण मान्यताओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानते थे, अगर सच की रक्षा करनी है तो परंपरा की दीवारें तोड़नी ही होंगी। जब वह जहाज पर चढ़े तो कई लोग कहते थे, यह धर्म छोड़ रहा है, यह अंग्रेजों का आदमी बन गया है। पर सच्चाई यह थी, राममोहन भारत की आत्मा को बचाने निकले था। अध्याय 2, इंग्लैंड की धरती पर पहला कदम। 1831 की शुरुआत। जब जहाज इंग्लैंड पहुंचा और राममोहन रॉय उतरे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। उनकी ख्याति उनसे पहले पहुंच चुकी थी। ब्रिटिश बुद्धिजीवी, उदारवादी नेता और सामाजिक सुधारक सब उनसे मिलने को उत्सुक थे। प्रसिद्ध दार्शनिक जेरेमी बेंथम ने उन्हें गले लगाकर कहा, आप मेरे सहयोगी हैं, मानवता की सेवा में साथी हैं। सोचिए दोस्तों, एक भारतीय जिसे अंग्रेज सामान्यतः अधीन जाति मानते थे, वहीं पर सबसे बड़े दार्शनिकों के साथ बराबरी से बैठा हुआ था। अध्याय 3, ब्रिटिश संसद और तर्क की गूंज। राममोहन ने ब्रिटिश संसद की समितियों के सामने भारत की स्थिति पर भाषण दिए। उन्होंने प्रशासन और राजस्व प्रणाली में सुधार की मांग की। किसानों की दुर्दशा, अत्यधिक कर और शोषण पर खुलकर बोला। उनकी दलीलें इतनी तार्किक और गहरी थीं कि ब्रिटिश सांसद तक चकित रह गए। कई ने कहा, हमें लगा भारतवासी पिछड़े हैं, पर यह व्यक्ति तो हमसे कहीं आगे सोचता है। अध्याय 4, प्रीवी काउंसिल में निर्णायक लड़ाई। सबसे अहम था सती प्रथा के खिलाफ बने कानून की रक्षा। धर्मसभा ने वहां अपील की थी कि यह कानून हिंदू धर्म में हस्तक्षेप है। राममोहन ने वहां भी वही तर्क दोहराए। धर्म ग्रंथों में कहीं सती का आदेश नहीं, यह हत्या है, धर्म नहीं। ब्रिटेन की सरकार ने सही कदम उठाया है। 1832 में प्रीवी काउंसिल ने अपना निर्णय सुनाया। लॉर्ड बेंटिक का कानून बरकरार रहेगा। सती प्रथा भारत में हमेशा के लिए अवैध रहेगी। दोस्तों, यह सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थी कि मानवता की जीत परंपरा की जंजीरों को तोड़ सकती है। अध्याय 5, एक सांस्कृतिक राजदूत। इंग्लैंड में राममोहन सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वह वहां भारत की छवि भी बदल रहे थे। लोगों की सोच थी कि भारत सिर्फ साधुओं, सपेरों और अंधविश्वासी लोगों का देश है। राममोहन ने उन्हें बताया कि भारत की दार्शनिक विरासत कितनी गहरी है। उन्होंने उपनिषदों और वेदांत के विचार साझा किए। लोग दंग रह गए कि भारत में इतने तार्किक और आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे गए थे। उनकी मौजूदगी ने पूरब और पश्चिम के बीच एक सांस्कृतिक पुल बना दिया। अध्याय 6, फ्रांस की यात्रा, स्वतंत्रता की प्रेरणा। राममोहन ने इंग्लैंड में रहते हुए फ्रांस की यात्रा भी की। वहां उन्होंने देखा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे, जनता की राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक ऊर्जा। ये सब देखकर उनका विश्वास और गहरा हो गया। भारत भी एक दिन आजाद होगा, बशर्ते हम अपने समाज को भीतर से मजबूत करें। अध्याय 7, अंतिम दिन, ब्रिस्टल का सन्नाटा। 1833। लगातार यात्राएं, बैठकें और भाषणों ने उनके स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया। सितंबर में वह ब्रिस्टल शहर में अपने एक मित्र के घर ठहरे। अचानक उन्हें तेज बुखार और सिर दर्द हुआ। डॉक्टरों ने कहा, यह मेनिंजाइटिस है, यानी दिमागी बुखार। कुछ ही दिनों में हालत बिगड़ गई। 27 सितंबर 1833 को भारत से हजारों मील दूर इंग्लैंड की धरती पर ब्रिस्टल में राजा राममोहन रॉय ने अपनी अंतिम सांस ली। अध्याय 8, अंतिम विदाई। दोस्तों, यह पल कितना भावुक रहा होगा। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन भारत की मिट्टी के लिए समर्पित किया, उसकी अंतिम यात्रा उसी मिट्टी से दूर हुई। उन्हें ब्रिस्टल के आर्नोसवेल कब्रिस्तान में दफनाया गया। आज भी वहां उनकी समाधि है। वहां लिखा है, यहाँ विश्राम कर रहे हैं राजा राममोहन रॉय, आधुनिक भारत के निर्माता।
भारत में जब उनकी मृत्यु की खबर पहुंची तो शोक की लहर दौड़ गई। लोग रो पड़े। कई ने कहा, भारत ने अपना सबसे बड़ा दीपक खो दिया। अध्याय 9, विरासत, आधुनिक भारत का जनक। राममोहन रॉय सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक संस्था थे। उनके कार्यों ने भारत की आत्मा बदल दी। सती प्रथा का अंत, महिलाओं की शिक्षा और अधिकार, प्रेस की आजादी का बीज, आधुनिक शिक्षा का समर्थन, ब्रह्म समाज की स्थापना। उनकी 3 सबसे बड़ी सीख आज भी हमारे लिए दीपक की तरह है। सवाल करने की हिम्मत। उन्होंने दिखाया कि परंपरा को आंख बंद करके मत मानो, तर्क की कसौटी पर कसो। पूरब और पश्चिम का समन्वय। अपनी संस्कृति पर गर्व करो, पर दुनिया से सीखने से मत हिचको। मानवतावाद। धर्म, समाज, राजनीति, सबका केंद्र मानवता होना चाहिए। दोस्तों, यह थी राजा राममोहन रॉय की असाधारण यात्रा। एक छोटे से गांव का लड़का जिसने अपने पिता से सवाल पूछे, जो चुप नहीं रहा, जिसने घर छोड़ा, भाषाएं सीखी, ग्रंथ पढ़े और फिर अपनी कलम और आवाज से समाज को बदल दिया। वह सच में आधुनिक भारत का जनक था। उसने साबित किया कि एक अकेला इंसान भी इतिहास की धारा मोड़ सकता है, और यही है उनकी सबसे बड़ी विरासत। अगर हिम्मत है, अगर इरादे नेक हैं, तो आप भी समाज को बदल सकते हैं। अगर ये सफर आपको अच्छा लगा, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो किताब कथा को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल किताबों के सार लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। किताब कथा, किताबों की दुनिया, आपकी जिंदगी की रोशनी।